नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यू फैकल्टीज़। ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है टेक्यू फैकल्टीज़ के द्वारा गेट क्लासेस के लिए। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के गेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में हम अब तक कवर कर चुके हैं रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर और इंट्रोडक्शन टू द इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में हमने बताया था पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेज, आरटीडी, थर्मिस्टर और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ में ही इनका कंस्ट्रक्शन और इनके कुछ गेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर एलवीडीटी का, और एलवीडीटी के बारे में हमने जाना था कि ये किस तरह काम करता है, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्या इसका एडवांटेज है और क्या इसका डिसएडवांटेज है। तो आज के इस लेक्चर में हम कराने जा रहे हैं गेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एलवीडीटी पे। तो स्टार्ट करते हैं गेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एलवीडीटी पर। गेट 2004 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। गेट 2004 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था, वो हम देख लेते हैं क्या है एलवीडीटी पर। द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी of an LVDT is 2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये गिवन है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट should be limited to। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था और इसके 4 ऑप्शन दिए थे। ए 200 हर्ट्ज, बी 0.5 किलो हर्ट्ज, 1.5 किलो हर्ट्ज, सी 2 किलो हर्ट्ज और डी 2.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो गेट 2004 में 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया था कि द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलवीडीटी इज 2 किलो हर्ट्ज, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनपुट एसी सप्लाई से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी है, 2 किलो हर्ट्ज। और ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी लिमिटेड टू, किसका डिस्प्लेसमेंट, सॉफ्ट आयरन कोर का डिस्प्लेसमेंट कितना लिमिट होगा, 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वापस वही डायग्राम बना लेते हैं कंस्ट्रक्शन वाला जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बनाया था, और वो इस तरीके से था। ये हमारी इनपुट एसी सप्लाई थी, ठीक है, और ये प्राइमरी कॉइल, और नीचे इसके 2 सेकेंडरी कॉइल थी। ठीक है, S1 और S2 नाम था जिनका। ठीक है, और ये इससे कनेक्ट थी और ये इस तरीके से कनेक्शन था, और इसके अक्रॉस E0 या फिर E डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा था। S1 S2 प्राइमरी कॉइल और ये इनपुट एसी सप्लाई। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, क्या, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर रह गई है, तो उसको भी बना देते हैं। ये इसकी आर्म है और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इसकी आर्म होगी। तो ये हमारा क्या है, एलवीडीटी किस काम में आता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के काम में आता है।
और ये डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करके देता है आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब इसकी जो वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी और इस लेक्चर में भी बनानी पड़ेगी ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आएगा। देखिए इसी तरीके से थी, ठीक है। और ये वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, रेजिडुअल वोल्टेज है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये रेजिडुअल वोल्टेज है। फिलहाल अभी इसको हम रब कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये क्या है, रेजिडुअल वोल्टेज है। ठीक है, अब ये देखिए, जब हमारी कॉइल, जब हमारा कोर जो है लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो कौन सा ज़्यादा होगा वोल्टेज, S1 के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा, और जब राइट की तरफ मूव करेगा तो S2 के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम एक साइड लेफ्ट वाली बना लेते हैं, एक साइड राइट वाली बना लेते हैं। तो सपोज ये लेफ्ट वाली साइड है, ठीक है, ये जब कोर लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है यानी डिस्प्लेसमेंट S1 साइड, और ये यहां पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट S2 साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमें मिलेगा, ये मिलेगा ई आएगा, ई डिफरेंस की बात करूँ तो ई डिफरेंस आएगा ई डी इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2। ठीक है, और यहाँ पे ई डिफरेंस कितना आएगा, ES2 माइनस ES1। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर S1 ज़्यादा है और S2 कम होगा, क्योंकि जब लेफ्ट की तरफ मूव करेगी तो S1 के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा, तो ES1 बड़ा होगा, तो ES1 माइनस ES2। और जब राइट मूव करेगी तो ES2 ज़्यादा होगा, यानी ES2 माइनस ES1। ई डिफरेंस यहाँ पर और ई डिफरेंस यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, ई डिफरेंस जब कंप्लीटली लेफ्ट होगा, ई डिफरेंस जब कंप्लीटली लेफ्ट होगा, क्या कोर हमारी कंप्लीटली लेफ्ट होगी, तो उस केस में ईडी कितना आएगा, ईडी आएगा मैक्सिमम 1 वोल्ट। ठीक है, और ये क्योंकि मैग्नीट्यूड हम सिर्फ लेंगे इसका मॉड में लेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा ईडी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, और ऐसे यहां पर कंप्लीटली राइट होगी तो ईडी जो होगा हमारा मैक्सिमम -1 वोल्ट। ठीक है, अब चूंकि मोड लेना है तो ईडी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। क्लियर है, मॉड लिया है तो इसलिए 1 वोल्ट माइनस हट जाएगा। तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड कितना आया, 1, और यहां पर भी मैग्नीट्यूड 1 आया। मैक्सिमम के केस में भाई जब कंप्लीटली लेफ्ट थी तो 1 वोल्ट, कंप्लीटली राइट थी तो माइनस था, लेकिन मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है तो सिर्फ 1 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों केस में 1 वोल्ट ही, क्योंकि भाई मान लीजिए ये 1 वोल्ट है तो ये यहां से स्टार्ट होके कहां तो गया, ऐसे ये यहां तक स्टार्ट होके कहां गया, पॉजिटिव में 1 वोल्ट तक ही गया। तो इसलिए यहां पर ईडी इज इक्वल टू 1 वोल्ट और यहां पर भी ईडी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। बात आप लोगों को समझ में आई। तो यहां तक अभी तक हमने किया क्या, अभी तक हमने सिर्फ इतना किया कि कंस्ट्रक्शन इसका बनाया और कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई। कंस्ट्रक्शन में क्या था, एक प्राइमरी कॉइल थी जिसमें इनपुट एसी सप्लाई दे रहे थे, S1 S2 दो सेकेंडरी कॉइल थी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ठीक है, नल पोजीशन पे 0 था, जब नल पोजीशन पे थी S1 S2 के अक्रॉस वोल्टेज सेम था तो 0 था। और जब हम कह रहे हैं कि कंप्लीटली लेफ्ट कर दिया तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, 1 वोल्ट आ गया, और जब कंप्लीटली राइट कर दिया तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया। ये वाला तो ये माइनस वोल्ट आएगा, लेकिन जब मोड लेंगे तो 1 वोल्ट आएगा। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आई। अब जो एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी है ये वाली, भाई इनपुट एसी सप्लाई आ रही है तो उसकी भी तो अपनी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, है ना। और ऐसे ही जब आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो मूविंग आयरन
मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो कोर का, तो उसकी भी तो अपनी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्वेंसी। ऐसे ही जो आउटपुट आ रहा है उसकी भी अपनी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। तो जो आउटपुट जो हमारा आएगा उसकी फ्रिक्वेंसी फंक्शन होगी इस फ्रिक्वेंसी की और इस फ्रिक्वेंसी की, है ना भाई। जो इस इनपुट एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी आ रही है और जो इस डिस्प्लेसमेंट की फ्रिक्वेंसी, उसी का तो फंक्शन मिलके बनेगा ई नॉट की फ्रिक्वेंसी। तो हम इसको यहां पे इस तरीके से हैं कि एक्साइटेशन की फ्रिक्वेंसी क्या है, एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी एफ आई और डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्वेंसी सपोज कर लीजिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स हो रहा है तो यहां पे एफ एक्स हो गया, ठीक है। अब आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, एफ नॉट, ठीक है। तो एफ नॉट को यहां पे इस तरीके से लिखा जा सकता है, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ आई एफ एक्स। भाई इसी का तो फंक्शन है ये, एफ नॉट जो है इन्हीं दोनों का तो फंक्शन है, तो ये लिख सकते हैं। और एफ नॉट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो जो कोर का मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट राइट, तो यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ आई प्लस माइनस एफ एक्स, ठीक है। प्लस होगा यानी इधर की तरह मान लीजिए इसको प्लस मान लें और इसको माइनस मान लें, तो इधर जब इधर लेफ्ट मूव करेगी तो प्लस होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब इधर राइट मूव करेगी तो निगेटिव आएगा। तो एफ नॉट इज इक्वल टू एफ आई प्लस माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो एफ आई हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 1 किलोहर्ट्ज आ रही है, ठीक है, 1 किलोहर्ट्ज आ रही है। और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा कितना हो रहा है, 100 हर्ट्ज हो रहा है। ये हम मान लेते हैं, सपोज किया है हमने। सपोज एफ आई इज इक्वल टू, यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं, सपोज एफ आई इज इक्वल टू कितना है, 1 किलोहर्ट्ज, और एफ एक्स इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो एफ नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एफ आई प्लस माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो एफ आई कितना है 1000 और प्लस माइनस कितना आएगा 100। तो यानी ये कह सकते हैं कि 990 से 1100 तक लिख सकते हैं इसको, 990 से 1100 तक, ठीक है, इसको लिख सकते हैं जो एफ नॉट होगी हमारी। तो ये हमने सपोज किया था कि एफ आई जो इनपुट एक्साइटेड फ्रिक्वेंसी है वो 1 किलोहर्ट्ज है और ये डिस्प्लेसमेंट हम दे रहे हैं 100 हर्ट्ज का। तो हमारी आउटपुट कितनी आ रही है, क्योंकि दोनों का फंक्शन है, तो 990 से 1100 प्लस माइनस, ठीक है, 990 से 1100, ठीक है। लेकिन अब यहां से स्टार्ट होती है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एलवीडीटी की अपनी एक लिमिट है, और वो लिमिट क्या है वो मैं आपको बता। एलवीडीटी की लिमिट ये है कि हम डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी को एफ आई के यानी इनपुट एक्साइटेड फ्रीक्वेंसी के 1/10 से ज्यादा नहीं रख सकते, यानी 1/10 से ज्यादा नहीं रख सकते। ये एलवीडीटी की लिमिट है, ठीक है। एलवीडीटी की क्या लिमिट है, एक बार फिर से मैं बता दूं। एलवीडीटी की लिमिट ये है कि हम इस डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी को इनपुट एक्साइटेड फ्रीक्वेंसी के 1/10 से ज्यादा नहीं रख सकते, या तो वो 1/10 के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, ठीक है। कौन, एफ एक्स, किसके, एफ आई के 1/10, ठीक है। लिमिटेशन के हिसाब से मैं एफ एक्स की वैल्यू लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, एफ एक्स 1/10 से ज्यादा नहीं रखना है, और एफ आई बाई 10 से या तो छोटी होगी या बराबर होगी, समझ गए। एफ आई बाई 10 से या तो छोटी होगी या बराबर होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गेट 2004 1 मार्क का क्वेश्चन क्या था, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है एलवीडीटी की 2 किलोहर्ट्ज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की। 4 ऑप्शन दिए, 200 हर्ट्ज, 1.5 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 2.5 किलो हर्ट्ज। अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो फॉर्मूले में रख देते हैं, तो एफ एक्स
एफ आई कितनी है 2 किलो हर्ट्ज यानी 2000 बाई 10, 10 से 10 गया तो एफ एक्स कितनी आ गई 200 कितनी हर्ट्ज। ठीक है, तो यानी इसको सही से लिख देते हैं इस तरीके से एफ एक्स एफ आई बाई 10, एफ आई दे रखी 2 किलो हर्ट्ज यानी 2000 अपॉन 10 यानी 10 से 10 कैंसिल, तो एफ एक्स कितना आ गया एफ 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में 200 हर्ट्ज कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन था ये। गेट 2004 में एक नंबर का आया था कि एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी एलवीडीटी की दे रखी थी 2 किलो हर्ट्ज, इनपुट एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 2 किलो हर्ट्ज, और पूछ रहा था डिस्प्लेसमेंट कितना मैक्सिमम होगा, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट शुड बी, डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था। ठीक है, तो अब हम समझ गए थे एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी एफ आई थी और डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी हमने चूंकि एक्स कंसीडर कर लिया था तो डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी एफ एक्स हो गई, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हो गई, और एफ नॉट फंक्शन है एफ आई और एफ एक्स का, तो चूंकि राइट लेफ्ट मूव करती है ये, तो एफ आई प्लस माइनस एफ एक्स हो गया एफ नॉट। ठीक है, तो लेकिन एलवीडीटी की ये लिमिट थी, क्या लिमिट थी, एलवीडीटी की एक लिमिट थी कि एफ एक्स को एफ आई के 1/10 से ज्यादा नहीं रख सकते, उससे छोटा ही रहेगा या बराबर रहेगा। तो वही फॉर्मूला एफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू एफ आई बाई 10। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन में हम लोग आए, क्वेश्चन में गिवन था 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज यानी 2000 रख दिया, और नीचे 10 था ही तो 10 से 10 कैंसिल, यानी मैक्सिमम लिमिट कितनी आ गई 200 हर्ट्ज। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी 200 हर्ट्ज ऑन एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये गेट 2004 का 1 मार्क का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों गेट 2011 में एलवीडीटी पे एक क्वेश्चन आया था, अब हम उसको भी देख लेते हैं। गेट 2011 यानी 2011 में मार्क का था। ठीक है, गेट 2011 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, the primary and secondary of an LVDT, स्ट्रोक लेंथ दी हुई है, स्ट्रोक लेंथ प्लस माइनस 50 mm, ठीक है, प्लस माइनस 50 mm आर कनेक्टेड 3 किलो हर्ट्ज 3 total source sinusoidal source ideal semiconductor diode bridge based sensitive demodulated circuit, phase sensitive demodulator circuit। ठीक है, the core of the LVDT remains static at above 15,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज ऑब्जर्व्ड is at the input of the LPF यानी लो पास फिल्टर इज, ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन क्या दिया, 1 किलो हर्ट्स, बी 1.5 किलो हर्ट्स, सी 3 किलो हर्ट्स एंड डी 6 किलो हर्ट्स। ठीक है, 2011 में एलवीडीटी पे ये क्वेश्चन आया था। क्या कह रहा है इसमें, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ एन एलवीडीटी स्ट्रोक लाइन दी हुई है प्लस माइनस 50 mm की। ठीक है भाई, आर कनेक्टेड टू ए 3 किलो हर्ट्ज साइनसोइडल सोर्स, यानी ये क्या दे दी, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी यानी एफआई दी है, 3 किलोहर्ट्ज साइनसोइडल सोर्स एंड आइडियल सेमीकंडक्टर डायोड ब्रिज बेस फेज सेंसिटिव डी मॉड्यूलेटर सर्किट। मतलब कितना ज्यादा सब कुछ दे दिया, आइडियल सेमीकंडक्टर डायोड ब्रिज बेस फेज सेंसिटिव डी मॉड्यूलेटर सर्किट। और आगे कह रहे हैं द कोर ऑफ द एलवीडीटी रिमेन्स स्टैटिक एट 15 mm। मतलब हमारे काम की चीजें सिर्फ यहां पे दो हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, द कोर ऑफ द एलवीडीटी रिमेन्स स्टैटिक एट 15 mm above the ideal null position. The frequency of the voltage observed at the input of LPF यानी लो पास फिल्टर कितनी होगी, 1 किलोहर्ट्ज, 1.5 किलोहर्ट्ज, 3 किलोहर्ट्ज, 6 किलोहर्ट्ज। अब ये लो पास फिल्टर कहां से आ गया, है ना। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर जो होता है हमारा, उसका काम क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो माइक है, माइक हमारा साउंड जो हम बोल रहे हैं उसको कन्वर्ट करके देता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और फिर वो जाके दोबारा उसको प्रोसेस होके वो हमें मिलता है स्पीकर यानी अपनी आवाज़ की फॉर्म में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले सिग्नल जो था हमारा वॉइस सिग्नल से कन्वर्ट हुआ पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तभी तो वो वायर के थ्रू मूव किया, है ना। वॉइस सिग्नल जो हमारा कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ माइक के जरिए। तो जो आप देखते हैं स्पीकर पे जो साउंड आता है, क्या वो उसकी स्ट्रेंथ उतनी होती है जितनी हम बोल रहे होते हैं? नहीं होती ना। तो जो स्पीकर पे जो हम माइक पे बोलते हैं, तो स्पीकर पे जो हमारा साउंड आता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो वो कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल क्या है, एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफाई का मतलब है कि जो आउटपुट हमको मिलता है ट्रांसड्यूसर से, उसको हम सिग्नल कंडीशनिंग से पास कराते हैं। ठीक है, सिग्नल कंडीशनिंग से पास इसलिए कराते हैं ताकि उसमें हम कुछ अगर कोई नॉइज़ हो और उसको एम्पलीफिकेशन करना हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से वो गुजरता है, तब जाके हमें आउटपुट मिलता है। तो डायरेक्ट हम ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांसड्यूसर लगाया और वहाँ से हमने सीधे आउटपुट ले लिया, उसको सिग्नल कंडीशनिंग के थ्रू जाना होता है। ठीक, एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर से जो भी आउटपुट हमें मिलता है वो सिग्नल कंडीशनिंग के लिए जाता है। सिग्नल कंडीशनिंग का मतलब है सिग्नल एम्पलीफाई होता है और उसमें फिल्टर्स लगा के उसको और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तब जाके हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो सिग्नल कंडीशनिंग के थ्रू उसे गुजरना होता है। तो सिग्नल मान लीजिए ये एलवीडीटी है, एलवीडीटी, और उससे हमें कुछ आउटपुट मिला यहाँ पर, फिर उस आउटपुट को हम एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई किया, और फिर उसके बाद वो लो पास फिल्टर में जाता है और तब जाके हमें आउटपुट मिलता है एलवीडीटी का। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है सिग्नल कंडीशनिंग। ठीक है, सिग्नल कंडीशनिंग। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज ऑब्जर्व्ड एट द इनपुट ऑफ एलपीएफ, मतलब यहां पर पूछ रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज की। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है इनपुट ऑफ एलपीएफ, यहां पर वो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इनपुट ऑफ एलपीएफ। ठीक है दोस्तों, यहां पर इनपुट ऑफ एलपीएफ की
फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज ऑब्जर्व एट द इनपुट ऑफ द एलपीएफ। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर एलवीडीटी से क्या आया, हमारा स्मॉल आउटपुट आया, एलवीडीटी का जो भी है स्मॉल आउटपुट आया, और फिर वो यहाँ एम्पलीफाई होगा, फिर वो लो पास फिल्टर में जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि जो एलवीडीटी है वहां से स्मॉल आउटपुट मिलता है, और फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं, और उसे फिर लो पास फिल्टर से पास कराते हैं, तब जाके हमें आउटपुट मिलता है एलवीडीटी का। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ एन एलवीडीटी आर कनेक्टेड टू द 3 किलोहर्ट्ज साइनसोइडल फ्रीक्वेंसी सोर्स। ठीक है, साइनसोइडल यानी एफ आई कितनी दे रखी है, 3 किलोहर्ट्ज। एक चीज उसने और कही, द कोर ऑफ द एलवीडीटी रिमेन्स स्टैटिक, मतलब कोर ऑफ एलवीडीटी क्या है, स्टैटिक है, यानी प्लस माइनस एफ एक्स कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर फॉर्मूला हमारा क्या था, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ आई प्लस माइनस एफ एक्स। तो यानी एफ नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस माइनस 0। तो एफ नॉट कितना हो गया, 3 किलोहर्ट्ज। तो यहां पर हमें एफ नॉट कितना मिला, 3 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब फिर ये एम्पलीफाई हुआ, एफ नॉट यहाँ पे मिला 3 किलोहर्ट्ज। अब यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि एम्पलीफिकेशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर होगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 3 किलोहर्ट्ज यहाँ पर एम्पलीफिकेशन के इनपुट में भी, और फिर ये यहाँ पे भी वही रहेगी 3 किलोहर्ट्ज इनपुट ऑफ एलपीएफ में भी, है ना। तो एफ नॉट 3 किलोहर्ट्ज आया, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा आंसर होगा वो 3 किलोहर्ट्ज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना इजी था, इसमें इतनी सारी चीजें दी हुई थी, आइडियल, सेमीकंडक्टर, डायोड, ब्रिज बेस, फेज सेंसिटिव, डीमॉड्यूलेटर सर्किट। ठीक है, तो हमको हमारे काम की सिर्फ 2 चीजें थी, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ एन एलवीडीटी स्ट्रोक लाइन प्लस माइनस 50 mm आर कनेक्टेड टू ए 3 किलोहर्ट्ज साइनसोइडल सोर्स, यानी एफ आई हमें दे रखी थी 3 किलोहर्ट्ज। आगे ये कह रहा था द कोर ऑफ द एलवीडीटी रिमेन्स स्टैटिक एट 50 mm, यानी वो स्टैटिक है, प्लस माइनस एफ एक्स कितना है, 0 है, माइनस एफ एक्स क्या है, 0, तो प्लस माइनस एफ एक्स हमने 0 लिख दिया। तो एफ हम लोग जानते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू एफ आई प्लस माइनस एफ एक्स होता है, पिछले क्वेश्चन में ही कराया था। तो एफ नॉट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0, तो एफ नॉट हमारी 3 किलोहर्ट्ज आ गई। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 3 किलोहर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज आई। तो यहाँ पर क्या है, एम्पलीफाई में सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर होगा। ठीक है, तो यार के जो इनपुट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज रहेगी, और जो लो पास फिल्टर का इनपुट रहेगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज रहेगी। तो इसलिए हमने 3 किलोहर्ट्ज पे टिक किया है, यानी हमारा जो आंसर है वो 3 किलोहर्ट्ज है। तो गेट 2011 में 1 मार्क का ये क्वेश्चन आया था, और कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एलवीडीटी के आ जाते हैं गेट में। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गेट के एलवीडीटी पर। गेट 2008 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था एलवीडीटी पे। क्या था क्वेश्चन, गेट क्वेश्चन था a linear variable differential transformer यानी एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर एलवीडीटी। अब ऑप्शन दिए उन्होंने, क्या, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, बी दिया है एन इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर, एन इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर,
सी अ डिफरेंशियल टेम्परेचर सेंसर, एन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था गेट 2008 में 1 नंबर का, और क्वेश्चन कितना इजी था कि एलवीडीटी क्या है? अ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, एन इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर, अ डिफरेंशियल टेम्परेचर सेंसर, एन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मुझे समझाना चाहिए कि क्या है। और आप लोगों ने अगर मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं, एलवीडीटी का इंट्रोडक्शन और एलवीडीटी का कंस्ट्रक्शन वर्किंग अगर आपने देखा है, तो बिना देर किए आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि एलवीडीटी क्या है। एक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। ये मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के काम में आता है। और दिस मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस तरह होता है? जब मूविंग आयरन कोर का हम डिस्प्लेस कराते हैं तो हमें आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में मिलता है। यानी ये डिस्प्लेसमेंट यानी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करके दे रहा है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। यानी जो आउटपुट वोल्टेज है सेकेंडरी का, दोनों सेकेंडरीज का ई डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के ऑफ आयरन कोर। ठीक है, समझ में आया? तो ये गेट 2008 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था कि एन एलवीडीटी इज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं गेट में। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गेट 2001 में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इजी क्वेश्चन था, उसको भी देख लेते हैं। गेट 2001 और 1 मार्क। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर हैज एलवीडीटी हैज, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन है इसके टू प्राइमरी कॉइल्स, connected in phase and a secondary coil, ठीक है, ये पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 प्राइमरी कॉइल्स कनेक्टेड इन अपोजिशन एंड सेकेंडरी कॉइल। 2 प्राइमरी coils connected in opposition and secondary coil। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इसका 1 प्राइमरी कॉइल and 2 secondary coil connected in phase। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन है 1 प्राइमरी कॉइल and 2 secondary coils connected in opposition। 2 secondary coil connected in opposition। ठीक है, इसका आंसर अगर हमको चाहिए तो हमारे दिमाग में एलवीडीटी का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और एलवीडीटी का कंस्ट्रक्शन क्या था? वो इस तरीके से था।
ठीक है, तो ये एक प्राइमरी कोयल थी और ये S1 और S2 और ये हमारी सॉफ्ट आयरन कोर और ये डिस्प्लेसमेंट और ये हैंडल। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। 2 प्राइमरी कॉइल्स, पहले ही गलत हो गया, 2 प्राइमरी कॉइल्स तो है नहीं। फिर दूसरे में 2 प्राइमरी कॉइल्स, ये गलत हो गया। तीसरे में 1 प्राइमरी कॉइल, ठीक है भाई। 2 सेकेंडरी कॉइल आर कनेक्टेड इन फेज, तो हम जानते थे कि जो कनेक्शन था वो कौन सा था, सीरीज अपोजिशन। ठीक है, तो अब अगला पढ़ लेते हैं। 1 प्राइमरी कॉइल एंड 2 सेकेंडरी कॉइल, 1 प्राइमरी कॉइल एंड 2 सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड इन अपोजिशन। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर ये होगा डी। ठीक है, तो गेट 2001 में 1 नंबर का ये इजी क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एलवीडीटी में आते हैं। ठीक है, तो आपको एलवीडीटी का अगर कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है आपको एलवीडीटी का कंस्ट्रक्शन, एलवीडीटी की वर्किंग और जो एलवीडीटी का डिस्प्लेसमेंट और वोल्टेज की जो करेक्टरिस्टिक्स है कि जब आप कोर को लेफ्ट मूव करेंगे तब क्या हो रहा है, कोर को राइट मूव कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, और रेजिडुअल वोल्टेज। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे एलवीडीटी पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज जितने भी क्वेश्चन मैंने एलवीडीटी पे आप लोगों को गेट के कराए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।